ओम नमस्ते जी राजन जी। नमस्कार। जी जी नमस्कार। तो आज हमारा एक अभियान चल रहा है चाइना के विरोध का। देखिए, एक तो गलवान जी घाटी के ऊपर सैनिक हमारे देश की रक्षा करने के लिए सीमाओं के ऊपर डटे हुए हैं, और एक तरफ हमारे ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में देशभक्ति का जज्बा है। आज हमारे विशेष अनुरोध पर मैंने लगभग एक हफ्ता पहले एक न्यूज पढ़ी, दैनिक जागरण की एक न्यूज थी। उस न्यूज में यह दिया हुआ था कि बिहार के अंदर, अकेले बिहार जैसे प्रांत के अंदर 600 करोड़ के चाइना के मोबाइल फोन, केवल मोबाइल फोन एक महीने में बिकते हैं। और पटना की एक बड़ी मशहूर जगह है ट्विन टावर, और वहां पर एक बहुत अच्छा शोरूम चलाने का काम जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई राजन आर्य जी। क्योंकि हम खुद भी वैदिक संस्कृति आर्य समाज को मानने वाले हैं, तो ये हमारे हमारे वाले संप्रदाय से ही हैं। एमआई के एक तरीके से बिजनेस पार्टनर बिहार के थे। एमआई के जब चाइना ने गलवान घाटी के अंदर घुसपैठ की, तो इन्होंने अपना जो चलता हुआ कारोबार है, जिसमें लगभग 8 करोड़ रुपए से अधिक की सेल वो करते थे, लाखों रुपए कमाते थे, उस कमाई के ऊपर एकदम ठोकर मारी है। और ये कहा है कि वो कंपनी जो, वो देश की कंपनी जो हमारे देश में हमारे सैनिकों के लिए खतरा बनती है, उस देश का मुझे सामान नहीं बेचना, उस देश की कंपनी को, उस देश को लाभ नहीं पहुंचाना। तो ऐसे आदरणीय भाई राजन जी आज हमारे साथ में हैं, जो पटना से हैं, बिहार से हैं। तो सबसे पहले हम पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, भारत स्वाभिमान परिवार की ओर से भाई राजन जी का अभिनंदन करते हैं। और ऐसे दिव्य आत्माओं का, महान आत्माओं का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन होना चाहिए। आज का कार्यक्रम हमने इसी विषय में रखा है। एक और घटना मैं बता दूं, रांची झारखंड के एक हमारे छोटे से दुकानदार थे, जनरल स्टोर का दुकान चलाते थे। उन्होंने जब चाइना की ये घटना देखी, तो चाइना की ये घटना देखने के बाद उन्होंने अपना सारा चाइनीज सामान निकालकर दुकान के बाहर सड़क पर डाल दिया। घटना चाहे है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। यदि हमारे देश का एक सामान जो 3-4-5 हजार रुपए की सेल करता है, जो किसी कस्बे में, तहसील में है, उसके अंदर यदि इतनी समझ बन गई है, तो इसका मतलब है कि देश जाग रहा है। तो भाई राजन जी का अभिनंदन करते हैं। और आज मैं कम बोलूंगा, हमें भाई राजन जी को ज्यादा सुनना है। तो आदरणीय भाई राजन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह हम सबको प्रेरणा दें, हमारे सामने विचार रखें कि किस प्रकार से वो कैसे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए थे। उन्होंने, उनके बिहार में कहाँ कहाँ शोरूम थे, और इसके साथ साथ उनको कहाँ से प्रेरणा मिली कि वो इस चाइना का विरोध करते हैं, और इस विरोध को किस नजरिए से देखते हैं, उसके बारे में मैं आगे आदरणीय जी राजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जब ये सोच रहा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा करते हुए कि मुझे कोई ऐसा मंच से मुहिम का हिस्सा बनूंगा। सच पूछिए तो जब ये घटना घट रही थी चाइना के साथ, जो वॉर जैसा सिचुएशंस बन रहा था, और फिर गलवान घाटी की जो घटना हुई, उससे निसंदेह मैं और मेरे प्रकार हमारे जितने भी भारतीय हैं उन सबको एक आहत पहुंची है। तो बेसिकली जो लोग जिस प्रकार से भी अपना प्रतिरोध, अपना विरोध कर सकते हैं, वो एक हिंदुस्तानी होने के नाते वो अपना उसी स्वभाव, उसी प्रकार से विरोध करे, ये मैं चाह रहा हूं। मैंने सोचा है कि मैं उनके उत्पाद को ना बेच करके अपने तरीके से अपना विरोध दर्ज करूं। वैसे ही बहुत सारे भारतीय हैं जो अपने अपने तरीके से, मैं कहूंगा कि अपना विरोध व्यक्त करे, अगर उनको लगता है कि ये घटना मार्मिक है, दुखद है। मैं बहुत सारा डेटा के साथ बैठा हूँ, इस डेटा को मैं आगे डिस्कशंस में रखूंगा। जरूरत है कि हमारे राष्ट्रपिता ने भी जो अहिंसा परमो धर्म, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, या इस तरह की बहुत वसुदेव कुटुंबकम, यही हमारा नारा रहा है। तो हम लोग भारतीय होने के नाते हम लोग का जो स्वभाव है, हम लोग स्वभावतन बिल्कुल लड़ाकू स्वभाव के नहीं है, बिल्कुल लड़ाई या इस तरह का विरोधाभासी प्रदर्शन हमारा नहीं रहता है। लेकिन हम भारतीय स्वाभिमानी जरूर हैं। हम भारतीयों को प्यार देना आता है, प्यार बांटना आता है, और प्यार से रखना और रहना आता है। तो उस दिशा में अगर आप देखेंगे तो पिछले कई एक दशक से कभी चीन के साथ हमारा न सामूहिक युद्धाभ्यास, ये साथ में जो युद्ध का प्रैक्टिस करते हैं वो कभी रहा है, जबकि हमारा दूसरे देश से, अमेरिका से, रसिया से, इन सब लोगों से रहा है। युद्धाभ्यास भी नहीं रहा है कभी इनके साथ में। हम लोग इतने भारत आज अगर विश्व पटल पे एक लीडरशिप कैपेसिटी है,
तो वो ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन, इसकी आबादी की वजह से एक विश्व पटल पे ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा मार्केट है। 135 करोड़ हम भारतीय हैं और हम हर क्षेत्र में अव्वल हैं। अगर आप विश्व की जो अग्रणी कंपनी में से शुमार गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, इसका नेतृत्व भारत एवं भारतीय को प्राप्त है। इसका शीर्ष नेतृत्व वो लोग करते हैं। तो यहाँ जिस तरह की स्थिति आ रही है, हम चाइना के लिए इतने बड़े मार्केट हैं, हम अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल फोन्स की बात नहीं करेंगे, अन्य क्षेत्र में मेडिकल कंपोनेंट में चाइना बहुत आगे है। को ये इलेक्ट्रॉनिक्स लाइटिंग में अगर आप देखेंगे तो चाइना बहुत आगे है। हम चाइना के साथ पता नहीं कितने लाख करोड़ का व्यापार करते हैं सालाना अन्य क्षेत्र में, और बदले में चाइना हमें कभी ना हमारे मित्रता को वो समझता है, ना हमारे महत्व को समझता है। तो ये बड़ा दुखद है, या ये एक चिंता का बहुत बड़ा कारण है। इन सब, एक भारतीय के नाते हम सबको ये चीज समझना चाहिए। मैंने स्टोर बंद करके अपने तरीके का विरोध जताया कि नहीं भाई, मैं चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार भी करूंगा और मैं चाइनीज उत्पादों को बेचने में भी अपनी जो सहकार, मतलब जो सक्रिय भूमिका है वो भी निभाऊंगा। और मैं साथ ही साथ अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, या ये बाद में जितने भी लोग इसको देखेंगे, मैं चाहूंगा कि अपने अपने तरीके से जो लोग कर सकते हैं, हमारे साथी रिटेल सॉल्यूशंस पार्टनर हैं या और भी जितने लोग हैं, वो सब लोग इसका विरोध करें। मैं नहीं कहता किसी को कि भाई आप अपना काम बंद कर दें, आप अपना धंधा बंद कर दें। आप अपने तरीके से देखें कि इसका विरोध कैसे कर सकते हैं। कि हिंदुस्तानी होने के नाते उनके कौन से उत्पाद के बगैर आपका काम चल सकता है, या किस प्रकार का विरोध आप दर्ज कर सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है। जी जी। तो भाई राजन जी, थोड़ा सा एक बार बताइए कि पटना में अभी मोबाइल फोन की मार्केट कितनी है, और आपने मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स में कब से काम शुरू किया, और आप कितना एक साल में, एक महीने में किस किस कंपनी के साथ टाई अप था, ये थोड़ा सा आप हमें मार्गदर्शन दें। जी, मैं बिहार में 2005 से हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के क्षेत्र में। अर्ली 2005 में मैंने एक नोकिया का, वो उत्तरी भारत का तब पहला एनपीडी, नोकिया प्रायोरिटी डीलर बोलते हैं उसको, वो हुआ करता था, उत्तरी भारत का पहला था। फिर 2007 में मैंने मोटोरोला का एक्सक्लूसिव स्टोर खोला, वो भी उत्तरी भारत का पहला मोटो स्टोर था। 2009 में मैंने सैमसंग का कैफे चलाया, जो भारत का पहला, मैं यहाँ बताऊं कि वो भारत का पहला कैफे था, जो बड़ा गर्वपूर्ण बात है। उस समय के तत्कालीन माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव उसका अनावरण किए थे। कोरिया से लेकर के और अपने हिंदुस्तान तक के बहुत सारे शीर्ष के लोग आए थे। फिर मैंने थोड़ा रिटेल एक्सपेंशन किया, मैं गया में स्टोर खोला, मैं हाजीपुर में स्टोर खोला, पटना में भी 2 जगहों पे, बाद में 3 जगहों पे मैंने स्टोर एक्सपेंशन किया। साल 2014 की अगर मैं बात करूं तो साल 2014 ऑनवर्ड्स जो है, ये चाइनीज फोन का मार्केट धीरे धीरे इंडिया में पैर पसारने लगा और बड़ा होने लगा, और ये निरंतर बड़ा होता चला गया। उसके बाद चाइनीज फोन का बाजार कभी पीछे पलट करके नहीं आया। तो और फिर धीरे धीरे मैंने भी अपने बाहर के ऑपरेशंस, गया में था, हाजीपुर में था, मैंने ये सारे ऑपरेशंस धीरे धीरे बंद कर दिए। सच पूछूं तो, या सच कहूं तो, उसके बाद फिर मेरा इस ट्रेड में मन भी नहीं लगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर मैं अन्य ट्रेड में आ गया। बहुत पुराना और व्यापार होने की वजह से मैं इसको लगातार करता रहा। 2015 में मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपना करार किया, और माइक्रोसॉफ्ट में पहला 2 स्टोर्स जो बिहार में खुला, वो दोनों हमारा ही था। तो 2016 में, 16 के अंत में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ये मोबाइल डिवीजन ही बंद कर दिया। उसने पुनः नोकिया को ये बेच करके वो वापस पैन इंडिया ग्लोबली अपना ऑपरेशंस बंद कर दिया। उसके बाद से फिर मैं चाइनीज फोन में आया, और उसके बाद फिर आप कहें कि 2017 के बाद बहुत कम अंतराल के लिए फिर मैंने इसे एमआई से, मैंने एमआई प्रेफर्ड स्टोर की बात करी, जो एक इनका एक्सक्लूसिव फॉर्मेट होता है, एक मल्टी ब्रांड फॉर्मेट होता है बेसिकली उसका, और मैं एमआई एक्सक्लूसिव स्टोर ही कर रहा था अभी हाल के दिनों में। जी। तो इसमें राजन जी ने बताया कि उत्तरी भारत में नोकिया का काम हो, सैमसंग का काम हो,
सैमसंग का पहले कैफे खोलने का काम राजन जी ने किया, और जैसा इनके एक्सपीरियंस से लग रहा है, ट्विन टावर में पटना की मैं यूं कहूं कि सबसे अधिक सेल करने वाला शोरूम चलाने का काम भाई राजन जी करते थे। तो एक बड़ा बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने समाज के सामने सेट किया है, बड़ा एक एग्जाम्पल समाज के सामने रखा है। तो मैं चाहूंगा भाई राजन जी अपनी बात को कंटिन्यू करें कि पूरे महीने में चाइना के मोबाइल का मार्केट अभी कितना बड़ा है, अकेला बिहार का कितना है, और थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि पूरे भारत में केवल मोबाइल के माध्यम से चाइना कितना करोड़ का धन हमारे देश का लूट कर अपने देश में। जी, अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रतिमाह लगभग जो मोबाइल फोन्स का मार्केट है वो लगभग 500 से 600 करोड़ है। पूरे मोबाइल फोन्स का मार्केट, जिसमें चाइना भी है, कोरियंस भी हैं, जापानीज भी है, यूएस की भी कंपनी है, तो ये पूरा लगभग 600 करोड़ का है। जिसमें अकेले अगर हम चाइनीज फोन की बात करें तो चाइनीज फोन का मार्केट जो कि प्रॉपर चैनल से आता है या ग्रे मार्केट के माध्यम से है, ये लगभग 300 करोड़ के आसपास का है। 300 से 350 करोड़ है, जो सिर्फ चाइनीज ओरिएंटेड जो कंपनी है उनका कारोबार है। और अगर हम पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत जो है वो लगभग 40 करोड़ स्मार्टफोन का मार्केट है प्रति वर्ष। 40 करोड़ के आसपास का भी करंट यूजर है हिंदुस्तान में स्मार्टफोन का। पिछले साल 2019 की बात करें तो 16 करोड़ कुल फोन इंडिया में इंपोर्ट हुए, 16 करोड़, जिसमें से अकेले 11.5 करोड़ फोन जो है वो चाइनीज कंपनी के थे। तो जैसा भाई राजन जी ने बताया कि 16 करोड़ जो फोन इंपोर्ट किए गए, इसको अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो 75-70% मार्केट के ऊपर चाइना की कंपनियों ने कब्जा कर लिया। जो पहले नंबर पर जी, कभी नोकिया होती थी, कभी सैमसंग होती थी, आज उसका स्थान ओप्पो ने, वीवो ने, शियोमी ने, जियोनी ने, इन कंपनियों ने ले लिया है, एमआई ने। तो अगर हम देखिए, एक तरफ तो हमारे सामने राजन जी जैसे व्यक्ति हैं, एक देखिए चलते हुए स्टोर को बंद करना सामान्य डिसीजन नहीं होता, बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बहुत बड़ा निर्णय होता है। तो भाई राजन जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा और हमें बताएं कि ये जैसे ये जो चाइनीज कंपनियां हैं मार्केटिंग कैसे करती हैं, कितनी एग्रेसिव मार्केटिंग करती हैं। तो अगर मैं इनके मार्केटिंग या इनको अगर एक स्ट्रेटेजिकली अगर इनको समझने की कोशिश करी जाए तो ये मुख्य रूप से जैसे अंग्रेजों ने शासन करा था हमारे देश में, वो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसीज थी, ये कमोबेश उसी पॉलिसीज पे ये काम करते हैं। कुछ एक कंपनी की तो मैं तारीफ करूंगा कि उनके टॉप वर्टिकल्स में भी हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तानी मैनेजमेंट है कुछ एक कंपनीज का, और कुछ एक कंपनी में तो उनके ब्रांच मैनेजर स्तर पे चाइनीज लोग काबिज हैं। अब ये हमारी महानता, ये हिंदुस्तान की खूबसूरत संस्कृति देखिए कि चाइनीज कंपनी में ब्रांच मैनेजर लेवल का जो एक बिहार में 2-3 ब्रांच से ऑपरेट होता है, तो एक ब्रांच मैनेजर स्तर तक का जो कार्य करता है वो चाइनीज है। तो ये बड़ा हास्यास्पद है और बड़ा अजीबोगरीब है। ये लोग हिंदुस्तान में कैसे चीजों को, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कैसे कमजोर करना है, इसमें इन्होंने एक विशेष तरह का कोर्स किया हुआ है। मैं जब हाल के दिनों में कुछ जानकारी जुटा रहा था तो मुझे पता चला कि ये लोग डांगलर पोस्टर्स तक, जो प्रिंटिंग होती है हमारे हिंदुस्तान में हर जगह हर गली मोहल्ले में प्रिंटिंग होती है, ये डांगलर हो या पोस्टर्स हो या बैनर्स हो, ये सब तक ये चाइना से प्रिंट करा के मंगाते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ये काफी कमजोर कर रहे हैं अगर देखे तो। नो डाउट इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन ये पूरी ड्यूटी पे करके आते होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। भारत सरकार की पूरी नजर रहती होगी इन गतिविधियों के ऊपर में। लेकिन जो चीज सोचने वाली है वो ये है कि जिन चीजों का हिंदुस्तान में कमोबेश, एक बात तो हम सबको मानना पड़ेगा कि बहुत सारे संसाधन रहते हुए भी हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मोबाइल कंपोनेंट की अगर बात करें तो कुछ एक कंपोनेंट ऐसा है जो हिंदुस्तान में अभी बन ही नहीं रहा है और इसका मैन्युफैक्चरिंग का कोई स्कोप भी नहीं है। जैसे अगर हम स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन का स्कोप हिंदुस्तान में अभी तक नहीं है, बाकी सब चीज बन रहा है। कुछ चाइनीज की कंपनियां भी बना रही हैं हिंदुस्तान में। बहुत बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो उसके कंपोनेंट्स को, जिसमें कार्टन आता है या हेडफोन आता है या चार्जर आता है, वो हिंदुस्तान में बना रही हैं। लेकिन कुछ एक चाइनीज कंपनियां हैं जो कुछ भी हिंदुस्तान में नहीं बना रही हैं।
और इनके ये एम्प्लॉयमेंट तक ये लोग जो है वो चाइनीज लोग इसमें एम्प्लॉयड हुए पड़े हैं। और मार्केटिंग की जहां तक बात है तो आपको बता दें कि ये जो कुछ एक कंपनियां हैं ये बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करती हैं। जैसे कुछ कंपनियां आईपीएल स्पॉन्सर कर देती हैं, कुछ एक कंपनियां हिंदुस्तान में खिलाड़ियों को जो है वो अपना टी शर्ट्स का लोगो देती हैं, बदले में ये काफी मोटा पैसा खर्च करती हैं। और ये बात कमोबेश सारे हिंदुस्तानी और पूरा विश्व मानता है कि ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर हम कमोबेश मजाक में ही या ये मानते हैं इस चीज को, या अक्सर जुबान पे लाते हैं कि अच्छा चाइनीज है तो ड्यूरेबल नहीं होगा। आज से 5 साल पहले का भारतीय एक चाइनीज फोन खरीदने में हेजिटेट करता था, या अगर चाइनीज फोन होता था किसी के पास में तो थोड़ी शर्मिंदगी होती थी। जी, आज पिछले 5 साल में देश हमारा इतना इस भाग दौड़ के रेस में इतना और प्राइस वॉर में इस कदर इन्वॉल्व हो गया है, जो हमारे लोग हैं, हमारे फेलो इंडियंस हैं, वो इस प्राइस वॉर में इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर लिए हैं कि अगर उनको 8-9 हजार से लेकर के और 10-20-22 हजार तक का फोन चाहिए होगा तो चाइनीज बेटर ऑप्शंस भी दे रहे हैं प्राइस वॉर में। और इस सेगमेंट के कस्टमर को उन्होंने पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ है। मैं राजन जी एक बात आपसे, देखिए हमने फिल्म स्टार उनको मान लिया। अब यदि मैं बात करूं फिल्म स्टार क्या करते हैं, वीवो और ओप्पो ने 2200 करोड़ रुपए आईपीएल के ऊपर खर्च किए हैं। मैं सलमान खान की बात करूं, दीपिका, आमिर खान, विराट कोहली, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, ये सब नकली फिल्म स्टार हैं। मैं कुछ फिल्म स्टार की बात अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। सलमान खान अपने देश को, देखिए आज भारत के अंदर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, 1.25 से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए ये चाइनीज कंपनियां अपने भारत का लूट कर लेकर जाती हैं, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। इन 2 लाख करोड़ रुपए में पता नहीं कितने राफेल आ सकते हैं, कितने परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, कितना धन, कितनी बड़ी राशि है। भारत सरकार के रक्षा के बजट की यदि बात की जाए तो 4.5 लाख करोड़ रुपए का पूरे भारत की मिलिट्री का, पूरे रक्षा का, डिफेंस का पूरा बजट होता है। तो जितना डिफेंस का बजट है उतना उसका आधा पैसा ये चाइनीज कंपनियां हमारे देश के लोगों की जेब से निकाल लेते हैं, और उसको बेचने में सहयोग कौन करते हैं? अब सलमान खान शियोमी से 7 करोड़ रुपए हर साल लेता है। किस बात के? क्योंकि वो शियोमी का प्रमोशन करता है, वो लोगों को कहता है कि मेरे पास शियोमी का मोबाइल है, आप भी शियोमी का मोबाइल खरीदो। अब एक झूठा फिल्म स्टार है ऐसे ही रणबीर कपूर, वो लिनोवा और ओप्पो जो चाइनीज कंपनियां हैं उनकी मार्केटिंग करता है, 6 करोड़ रुपए कमाता है। विराट कोहली जियोनी की मार्केटिंग करता है, 5 करोड़ रुपए लेता है। रणबीर सिंह रेडमी की मार्केटिंग करता है, 4 से 5 करोड़ रुपए लेता है। आमिर खान वीवो की मार्केटिंग करता है, 5 से 6 करोड़ रुपए लेता है। आयुष्मान खुराना रियलमी की मार्केटिंग करता है, 2 से 3 करोड़ रुपए कमाता है। विक्की कौशल ओप्पो की मार्केटिंग करता है, 2 से 3 करोड़ रुपए हर साल कमाता है। दीपिका पादुकोण ओप्पो की मार्केटिंग करती है, 1 से लेकर 5 करोड़ रुपए तक हर साल कमाती है। ये ओप्पो वीवो कितने खतरनाक है आप अंदाजा लगा लीजिए। शियोमी नाम की कंपनी 200 करोड़ रुपए तो केवल मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर देती है। ओप्पो 700 करोड़ रुपए मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर देती है। वीवो ने आईपीएल जो स्पॉन्सर की उसमें लगभग 2200 करोड़ रुपए का उन्होंने ये 2200 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दिया कि हम इसको स्पॉन्सर करेंगे। तो ये जितने फिल्म स्टार हैं जिनको हम फिल्म स्टार समझते हैं, ये नकली फिल्म स्टार हैं, झूठे फिल्म स्टार हैं। हमारे असली फिल्म स्टार वो हैं जो हमारे बॉर्डर के ऊपर युद्ध कर रहे हैं, और इसके साथ साथ असली फिल्म स्टार वो हैं जो देश को अपने आगे रखते हैं। मैं राजन जी की बात करूं तो मैं बिल्कुल राजन जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि ये लोग तो केवल झूठा लोगों की लूट करने के लिए, इनका कोई नुकसान भी नहीं होता तो चंद करोड़ रुपयों के लिए अपनी ब्रांड इमेज को, अपने आप को दांव पर लगाकर लोगों के सामने झूठा ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं कि ये फोन ले लीजिए बहुत अच्छा है। वो ये नहीं बताते कि ये चाइना की कंपनियां हैं, ये हाफिज मसूद को, ये दाऊद इब्राहिम को, ये अजहर को, इन सब लोगों को, जो आतंकवादियों को, जो भारत के आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों को जब भारत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बात करती है तो चाइना वीटो पावर यूज करता है, और चाइना को जो शक्ति मिलती है वो इन्हीं कंपनियों से मिलती है। तो हमारे सामने हम यदि अपने रियल हीरो की बात करें, प्रेरणा की बात करें, भी हमारा प्रेरणा स्रोत हो सकता है यदि वो देशभक्त है, यदि वो समाज की चिंता करता है। और भाई राजन जी ने 8 करोड़ रुपए का इनका हर साल का कारोबार था,
उस चलते हुए कारोबार के ऊपर ठोकर मारना अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग है, बलिदान है, तप है। तो भाई राजन जी जैसे लोग, मुझे लगता है कि वो असली एक तरीके से हमारे समाज के नायक हैं, समाज की प्रेरणा के स्रोत हैं। और देखिए, राजन जी ने मोबाइल की शॉप बंद की। वो मोबाइल हो सकता है कोई पड़ोसी बेचना शुरू कर दे, लेकिन इस बात से एक संदेश जाता है राजन जी की बात से कि एक व्यक्ति यदि अपने दुश्मन देश का माल बेचना बंद कर सकता है, तो हम खरीदना बंद क्यों नहीं कर सकते? हम थोड़ा सा समझौता क्यों नहीं कर सकते? तो भाई राजन जी से मैं और निवेदन करूंगा। भाई राजन जी, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले देखा कि जो ओप्पो और वीवो नाम की कंपनी है, क्या इनका मालिक एक ही है? ये जो दो ब्रांड है, ये अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग कंपनी है, या एक ही मालिक है? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है चाइना के विषय में बात करना। जितनी समझ मेरी है या जो मैं समझ पाया हूं कि इनका मैन्युफैक्चरर एक ही होता है। देखिए, एक चीज की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि चाइना ने जिस तरह से अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है या मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा दिया है, सरकार की जो नीति है वो वहाँ बहुत लिबरल है। तो भारत सरकार में अभी रिसेंटली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसी दिशा में कुछ कड़े कदम भी उठाए हैं। उन्होंने इस दिशा में प्रोत्साहन के रूप में या फिर बड़े-बड़े घरानों को उन्होंने निमंत्रित भी किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उन्होंने पर्सनली कुछ लोगों से बात करके कुछ कुछ बड़े घराने वियतनाम से और जगह से टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो चाइना में बेसिकली क्या है कि ये जितनी भी कंपनीज का आप नाम ले रहे हैं, चाइनीज जितनी भी कंपनीज हैं, ये कमोबेश के मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये लोग मार्केटिंग की कंपनी है। ये एक ही फैक्ट्री में चाइना के लगभग सारे उत्पाद बनते हैं। आप चाहे उसमें शाओमी लगाएं, चाहे आप उसमें एमआई लगाएं, चाहे आप इसमें ओप्पो लगाएं या वीवो लगाएं। शाओमी ने बहुत हद तक अपना प्रोडक्शन यहाँ किया है, इंडिया में किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत उनका लगभग 60% 70% कंपोनेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है। तो ये कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली मैं अभी का एक वीडियोस देख रहा था, कुछ दिन पुराना था, जिसमें मुझे बहुत अच्छी चीजें लगी और बाद में मैं उसकी पड़ताल में गया तो और भी बहुत सारी चीजें मालूम चली मुझे। चाइनीज कंपनी जो मुख्य रूप से जो इंडिया में व्यापार कर रही है, उसमें मुनाफे के अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण जानने लायक है वो ये है कि ये आपका डेटा इनके पास में, आपके पास आपका डेटा उतना सेफ नहीं है जितना इनके पास इनका डेटा, आपका डेटा सेफ है। मैं, बहुत सारे हमारे मित्र इस बात से अग्री करेंगे, जो भी चाइना का, चाइनीज का कोई भी प्रोडक्ट का कारोबार किसी भी रूप से करते आए हैं, उनको कभी ना कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि उनको स्ट्रेट अवे चाइना से कोई मैसेज आया होगा, कोई मेल आया होगा, कुछ व्हाट्सएप आया होगा। ये उनको कैसे पता चलता है? अभी मैं आपको एक 22 तारीख का 22 जून का एक मैसेज आपको भेजूंगा, जो जिसमें एक चाइनीज का, मैंने अभी कुछ प्रोडक्ट के ऊपर मैंने कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया है अभी हाल के दिनों में बिहार में। तो मैं उस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में डिफरेंट ओईएम से दिल्ली में बात किया या फिर वो गुजरात में बात किया, और मुझे उसी समय 22 जून को एक मैसेज आता है कि भाई हमको इस तरह का पार्टनर्स चाहिए इंडिया में, इसमें ये इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल है, ये है, ये मैं आपसे शेयर करता हूं, आप दिखाएंगे तो जिससे आप दिखाएंगे आपको एहसास होगा कि उनके पास हमारा डेटा कितना ओपन अप है। अगर ये आम हिंदुस्तानी की बात हो, मेरी या मेरी तरह के आम नागरिकों की बात हो, तो ये चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर यही हम मिलिट्री की बात करें, यही हम हमारे डिफेंस सिस्टम की बात करें, हमारे होम्स की बात करें, तो ये खतरनाक है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन विश्व व्यापार संगठन के भी अपने कुछ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री एक वैश्विक नेता हैं, बिल्कुल पटल पे आकर के बहुत सारी चीजों का या बहुत सारे प्रोडक्ट का, बहुत सारे विदेशी उत्पादों का प्रत्यक्ष रूप से मना नहीं कर सकते हैं, उसको उसकी खरीद पे या उसके बिक्री पे रोक नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने अपनी कैपेसिटी में जितना कुछ कहा अभी वही काफी है। अब हम हिंदुस्तानियों का फर्ज है कि हम लोग अपने अपने तरीके से कैसे हमारे राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकते हैं, कैसे किसी ऐसे विश्व को या किसी ऐसे विश्व के ऐसे देश का विरोध कर सकते हैं जिसको हम इतना प्रॉफिट दे रहे हैं, हमारे यहाँ उनका इतना बड़ा एक्सपेंशन है, हम उनसे बदले में कुछ मांग नहीं रहे हैं, और हम आत्मसम्मान भी ना करें, वो हमारा सम्मान भी नहीं करे, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएं। ये बेहद दुखदाई है और ये बड़ा शेमफुल है, मैं बोलूंगा। तो
बाकी बाकी मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज तो बहुत लाउड एंड क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने पर्सनली आपको बताया कि मैंने रतन टाटा साहब को भी ट्वीट किया था, मैंने मुकेश अंबानी साहब को भी ट्वीट किया कि ये इतना बड़ा व्यापार है, ये इतना बड़ा कारोबार है कि आज से अगर इसकी परिकल्पना की जाए तो हो सकता है 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन छठे साल हम सफल रहेंगे अपने भारत को इस तरह के उत्पादों पे आत्मनिर्भर बनाने में। हमें कहीं से भी बाजार तलाशने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान हमारा इतना बड़ा बाजार है कि ना हमें इस बात की चिंता है कि हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम कहाँ होगा। तो आज से हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में जितना भी परिवर्तन कर सके, जितना भी अपने अपने तौर तरीके से, जितना भी देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक स्लोगन भी आया है, मेक इन इंडिया का स्लोगन आया है, लोकल को वोकल करने का स्लोगन आया है, ये सब इसी दिशा में है। अगर आप देखें तो ये सब बिल्कुल इसी दिशा में है। और जैसा अभी आपने एक बात कही ना कि ये कंपनियां इतनी बदमाश हैं कि ये यहां से पैसा लेती हैं, लेकिन जो काम ये अपने स्वदेशी कंपनियों की करवा सकते हैं वो स्वदेशी की करवाते हैं। जैसे अब डेंगलर लगते हैं, कोई छोटा ग्लो साइन का बोर्ड लगता है, कोई सैंपल लगता है जो भारत में बन सकता है, लेकिन वो भी वो भारत में नहीं बनवा सकते, वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जैसे पेपर का कोई पंफलेट प्रिंट करना है, कोई बैनर होर्डिंग लगाना है, कोई पोस्टर लगाना है, कोई डेंगलर लगाना है, तो भाई राजन जी ने एक विशेष बात क्या कहा कि ये चाइनीज कंपनियां जब बात चाइना की आती है तो अपने देश को प्रेफर करती हैं। मैं 2 एग्जांपल आपके सामने और रखना चाहूंगा जो मैं अलग अलग अपनी जो जब लाइव करता हूं तो बताता हूं कि अभी साउथ कोरिया के साथ चाइना का विवाद है। देखिए 2 देश हैं, एक नॉर्थ कोरिया एक साउथ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग तानाशाह है उसको चाइना शह देता है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका को धमकाता रहता है। वो एक तरीके से बिना डायरेक्शन की मिसाइल है जिसको चाइना अपने हित में प्रयोग करता है। अब साउथ कोरिया के साथ अभी चाइना का थोड़े दिन पहले थोड़ा सा विवाद हुआ, तो चाइना की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी चाइना में है, उसने मुझे बताया कि जिन लोगों के शोरूम उसमें साउथ कोरिया का सामान था, उन्होंने अपने शोरूम के ऊपर ताला लगा दिया। साउथ कोरिया का सामान लोगों ने बेचना बंद कर दिया। मतलब चाइना के लोग खुद स्वदेशी का पालन करते हैं, खुद के देश में विदेशी कंपनी जो जिनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं है। साउथ कोरिया ने चाइना के साथ लड़ाई नहीं की थी, उसकी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं किया था, बस कुछ नीतियों के लेकर मनमुटाव हुआ था। तो चाइना के लोग इतने स्वदेशी और स्वावलंबी प्रेमी है कि उन्होंने साउथ कोरिया के सामान का बहिष्कार कर दिया था। तो जब चाइना ये कर सकता है, अपने डेंगलर, अपने पेपर, अपने पोस्टर, अपने बोर्ड लगा सकता है और हमारे देश की मार्केट के ऊपर कब्जा करता है और हम फिर भी उनका माल खरीदते हैं, तो ये मुझे लगता है ये हमारे लिए समझदारी की बात नहीं है। और दूसरी बात, जैसा भाई राजन जी ने कहा कि आज से 4-5 साल पहले तो ये माना जाता था किसी के हाथ में यदि चाइनीज मोबाइल होता था तो उसका लेवल लो हो जाता था। उसके बारे में ये माना जाता था कि ये बहुत रेपुटेड आदमी नहीं है, ये चाइना का मोबाइल प्रयोग करता है। तो मैं वीवो और ओप्पो ने जो बोर्ड लगाए थे राजन जी, आपने प्रेफर्ड शोरूम चलाया है, आप इस मार्केट को अच्छे से समझते हैं। वीवो और ओप्पो जो बोर्ड लगाती थी, जो ग्लो साइन बोर्ड लगाते थे, उसके लिए वो दुकानदार को कितना हर महीने पेमेंट करते थे। और ये जो बोर्ड बड़ी संख्या में पिछले 4-5 सालों में लगे थे, आपने देखे होंगे हर छोटे कस्बे में, हाईवे के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े ग्लो साइन के बोर्ड लगाए हुए हैं। तो उसका कितना बजट रहा होगा एक शहर का या एक दुकान का, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं, पहले तो आपको ये बताएं कि देखिए ये मार्केटिंग का कितना बेहतरीन उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। इसे सीखने की जरूरत है कि आज से 3 साल 4 साल पहले उन्होंने बिहार या उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये ओप्पो ने मार्केटिंग का एक ऐसा ट्रेंड सेट किया कि ये ओप्पो ओप्पो ओप्पो, मतलब हर कोई बच्चा जितना हमारे देश का है, जो जितनी रामायण महाभारत समझता है, उतना ही वो इस ब्रांड को भी समझने लगा। उसके बाद जो है उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि अब वो बजटिंग कम कर दिया अपना। अब वो मार्केटिंग का लेवल नहीं रहा इनका। उन्होंने 2 साल में इतने इनपुट डाले कि आज उसी को कल्टीवेट करके ये लोग खा रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है हम लोगों को। उस समय में जिस दुकान की जैसी स्थिति रहती थी, मेरी जानकारी में कुछ एक को तो 4-4 5-5 लाख रुपए प्रति माह तक दिया जाता था कि भाई आप हमारा बोर्ड लगाएंगे, आप हमारा एक्सक्लूसिव स्टोर खोलेंगे, या एयरपोर्ट अथॉरिटी में, या जहां जहां पे भी आप देखेंगे वहां वहां पे इन्होंने प्रायोरिटी से अपनी जगह ले रखी थी।
ब्रांडिंग के लिए आप किसी भी इंटरनेशनल या इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाते तो आप बिल्कुल, आपको जो फ्रंट विजिबल रहता वो ओप्पो रहता। तो ये इन्होंने 2 साल तक पानी की तरह पैसा झोंका, इनका कोई बजट नहीं था। जहां तक मेरी जानकारी है कि इनका साल 2017 का बजट लगभग 800 करोड़ का था हिंदुस्तान में मार्केटिंग का, जिसको आज ये कल्टीवेट करके खा रहे हैं। तो जी मैंने जैसा बार बार मैं आपको अपनी बातों में बता रहा हूं, जब से हमारा ये लाइव स्टार्ट हुआ है, कि हम लोगों को ये नीति समझने की जरूरत है। हम हिंदुस्तानी सारी नीतियों को समझते हैं, उसकी समीक्षा भी करते हैं। शायद यही कारण है कि विश्व में जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, शीर्ष के ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नेतृत्व जो है वो भारतीय ही करता है। इस वजह से कि उनकी समझ उस स्तर पे होती है। हमको ये समझनी पड़ेगी नीति, जो भी हमारे माध्यम है, जो कोई भी जो हमारे जो सहकर्मी थे मोबाइल फोन्स के, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर रहे हों, चाहे रिटेलर्स रहे हों, उन सबको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी दुकान छोड़ दें या आप ये काम ना करें, लेकिन अब हिंदुस्तान में सक्रिय भागीदारी निभानी है। आपको स्वावलंबन भारत में, आपको स्वाभिमान भारत की तरफ बढ़ना है, और उसमें आपको ये देखने की जरूरत है कि आप अपने स्तर से क्या कुछ कंपेल कर सकते हैं कंपनी को हिंदुस्तान के अंदर करने के लिए। ये दोनों मुहिम जब हम जारी करते हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारे जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो क्या कदम ले सकते हैं, क्या कुछ कंपनी को बोल करके जो पॉसिबल है इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग या जो कुछ भी है, मार्केटिंग इक्विपमेंट्स का छपना या ब्रांडिंग्स का होना, या जो कुछ भी जो लोकली पब्लिश्ड है वो करें। चाइनीज कंपनी में शीर्ष नेतृत्व जो है वो हिंदुस्तानी करे, मैक्सिमम हिंदुस्तानियों को मौका मिले उसमें सर्व करने का। मैं तो बड़ा शौक था ये जान करके कि कुछ एक कंपनियों का, जैसे मैंने बताया कि ब्रांच मैनेजर और उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव के लोग भी चाइनीज हैं। ये उत्तर प्रदेश में है, ये हमारे बिहार में है, और मैं मानता हूं कि ये पूरे हिंदुस्तान में है। तो जिस चीज को चाइना नहीं समझ पा रहा है, ये बड़ा दुखद है कि उनके लोगों को, उनके उत्पाद ही नहीं, उनके लोगों को भी हम जो है वो तहे दिल से यहाँ स्वीकारते हैं। क्योंकि बचपन से ही हमने वसुदेव कुटुंबकम को सुना है, बचपन से ही अहिंसा परमो धर्म हमने पढ़ा है। तो हम ये कर रहे हैं और बदले में हमें आंखें दिखा रहे हैं, ये बातें परस्पर विरोधाभासी हैं। इसका हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से विरोध करना चाहिए, अपना व्यापार बंद करके ना सही, लेकिन उसके गैर जरूरत उत्पादों को ना खरीद करके उसमें जो व्यापक सुधार उनके स्तर से किया जा सकता है उसको करके परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल राजन जी, आपने ठीक कहा। आप ये राजन जी कह रहे हैं कि मेरी तरह सब शटर नहीं गिरा सकते, शोरूम बंद नहीं कर सकते, लेकिन एक काम सब कर सकते हैं, वोकल बन सकते हैं। हम कहीं भी हैं, हम अपने देश को प्रेफर करें। मैं जापान का एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा। जापान के अंदर जापानी चावल मोटा होता है, टेस्टलेस होता है, उसके अंदर अच्छी स्मेल भी नहीं आती और महंगा होता है। और वहीं जब किसी मॉल में, किसी स्टोर में अमेरिकी चावल बिकता है, तो जापानी लोग, अमेरिकी चावल सस्ता है, दिखने में लंबा है, खुशबूदार है, टेस्टी है, स्टोर में दोनों बराबर में रखे हुए हैं, लेकिन जापानी लोग इतने स्वाभिमानी है, वो विदेशी चावल नहीं खरीदते, वो अपने देश का चावल खरीदते हैं। ऐसे ही हमारे देश के बच्चे बच्चे के अंदर हमें स्वदेशी की भावना डालनी पड़ेगी। हमें विदेशी सामान का प्रयोग करना भी पड़े तो हमें जानकारी हो कि ये सामान विदेशी है और हमें इनका स्वदेशी विकल्प तैयार करना है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें वोकल बनना है स्वदेशी के लिए। हमारा एक दुकानदार ये कर सकता है कि जब कोई चाइनीज मोबाइल खरीदने के लिए आए तो उस दुकानदार के हाथ में ये है कि भैया आप चाइनीज खरीद तो रहे हैं, लेकिन ये स्वदेशी विकल्प भी उपलब्ध है। वो स्वदेशी विकल्प की बात करें। वो डिस्ट्रीब्यूटर को, जो थोक का होलसेलर है या जो सप्लाई करने वाले स्वदेशी की जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, उनके सामान को नकारे नहीं, उनके सामान को चाहे दिखाने के लिए ही रख ले। मतलब यदि एक सामान्य दुकानदार भी चाहे तो वो भी एक बड़ा झटका दे सकता है, और अभी झटका मिला है। ये जो 600 करोड़ का हर महीने सामान बेचते थे, चाइनीज कंपनियां बेचती थी, वो 300 करोड़ की रह गई हैं। वो 300 करोड़ की इसीलिए रही हैं कि देश के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है, जैसे भाई राजन जी ने किया। ऐसे ही कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हैं तो हिंदुस्तानी, लेकिन उसके पीछे चाइनीज पैसा लगा हुआ है, चाइनीज मैनेजमेंट काम करती है। बिग बास्केट का नाम आपने सुना होगा, बायजूस का नाम, ड्रीम 11 जो गेम है, डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, पेटीएम मॉल, ओयो, पॉलिसी बाजार, स्नैपडील, जोमेटो, क्विकर, उड़ान, डेली हर्ट,
ये ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन इसमें मैनेजमेंट, इसमें हस्तक्षेप चाइनीज कंपनियों का है। तो हम हिंदुस्तानी लोगों को ये भी दबाव बनाना है कि आप चाइना की शेयर होल्डिंग को बाहर निकालिए। चाइना के साथ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी है। यदि आप चाइना की इन्वेस्टमेंट लेंगे तो हम इन कंपनियों का भी बहिष्कार करेंगे। आगे मैं भाई राजन जी को आमंत्रित करता हूं कि और एक आम व्यक्ति और क्या कर सकता है, और आप इसका क्या संदेश एक आम आदमी को देना चाहेंगे कि स्वदेशी में वो और क्या कर सकता है, अपना क्या योगदान दे सकता है। एक आम दुकानदार क्या कर सकता है, एक आम आदमी क्या कर सकता है। देखिए निसंदेह ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये इस बात को हृदय से समझने की जरूरत है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आत्ममंथन करना है हम सबको अपने अपने दायरे में रह करके, कि ये ठीक है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, पूरी तरह से भारत अन्य अन्य उत्पादों में आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, लेकिन हम जो बहुत आवश्यक वस्तुएं हैं, मैं तो मेरी जिंदगी में तो सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल मैंने आपके और आपके पतंजलि योगपीठ को देखा है, जो किस तरह आज 2 दशक लग गए उनको, मतलब आप लोगों को योग को स्टेब्लिश कर। 2 आह्वान मैं करूंगा। एक तो उन लोगों को जो आम नागरिक है, हमारी तरह के लोग हैं, वो अपनी उत्पादों को, जैसे आम घर में खिलौने का एक प्रचलन है, ये विश्व प्रसिद्ध है कि चाइनीज खिलौना बड़ा सस्ता होता है, तो लोग कभी खरीदने जाते हैं तो वैरायटीज ऑफ चाइनीज खिलौना खरीदते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो सस्ता होता है, इसीलिए लोग 1000 रुपए में एक पूरी बास्केट भर के आ जाते हैं। ये सब लोग वो खिलौना खरीदने वाले जानते हैं कि उसकी आयु कितनी समय की होती है। आप यकीन माने वो सप्ताह भर, 10 दिन, महीना दिन तो बहुत हो गया ये चलता है। बदले में हम इंडियन खिलौना को सपोर्ट कर सकते हैं, इंडियन खिलौना खरीद सकते हैं। एक बड़े छोटे उदाहरण से मैं अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो भले 1000 में 10 ना आवे, 1000 में 2 आए, 3 आए, लेकिन वो ड्यूरेबल होता है। इससे जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं उसको बढ़ावा मिलता है, और वही मैन्युफैक्चरिंग जब बड़े स्केल पे करने लग जाते हैं उत्पाद की मांग की वजह से, तो हमारे इंडियन उत्पादों की भी कीमत कम हो जाती है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार बहुत सारी कंट्रीज के, बहुत सारे देशों के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग उनका रेंज है, विकल्प बहुतों के हैं, हिंदुस्तानी विकल्प बहुतों के हैं, लेकिन यकीन मानिए हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। खरीदते समय में हम लोग प्राइस कॉन्शियस ज्यादा रहते हैं, रादर देन कि कौन स्वदेशी है या कौन विदेशी है। इस चीज का आकलन मेरा मानना है कि लगभग 2-3% लोग ही हिंदुस्तान में करते हैं। उस प्रतिशत को अब बढ़ाने की जरूरत है। आवश्यक वस्तुओं में जो हिंदुस्तानी उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। वो जैसे ही बढ़ेगा, आप यकीन मानिए अगले 6 महीना में उसमें कॉस्ट इफिशिएंसी भी हो जाएगा। वो उत्पाद की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। तो लोग इसको सुनिश्चित करें। साथ ही जो बड़े उद्योग घराने हैं हिंदुस्तान में, वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया है, उस दिशा में अपना ध्यानाकृष्ट करें कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे संभव हो सके। ये सर्वव्याप्त है कि ये महज 6 महीना या साल भर में नहीं होगा, लेकिन ये 4 साल 5 साल में हमारे निरंतर प्रयास से हो जाएगा। आपने चाइना का एक उदाहरण दिया अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं कोरिया में, मैं उनको जानता हूं, जो सऊदी अरब में रहते हैं। आप यकीन मानिए वो सऊदी अरब में रहते हुए अगर उनको एक सुई भी खरीदना होता है तो वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, बट अपने कंट्री का उत्पाद खरीदना वो 100 किलोमीटर दूर जाकर के भी पसंद करते हैं। तो ये मेरे नजर में ये भी राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हुआ। हम हिंदुस्तानियों को भी कुछ इसी तरह के विकल्प को सोचने की जरूरत है, उसको करने की जरूरत है। ये सही मानने में हमारी भारतीयता को, हमारे देश के संप्रभुता को, हमारे देश की अखंडता को और हमारे देश के प्रभुत्व को बरकरार करने में बहुत सहायक होगा। जी बिल्कुल राजन जी, आपने ठीक कहा। आपने जो अपने दोस्त का उदाहरण दिया, कहाँ साउथ कोरिया के रहने वाले हैं वो मूल रूप से? जी 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 जी, साउथ कोरिया के अभी वो साउथ पोस्टेड है, कोरियन वो है लेकिन अरामको में, सऊदी अरब में साउथ, रहते जी हैं। जी जी, सऊदी जी जी अरामको में वो हैं अभी वहां पे, और वो एक सुई खरीदने के लिए 40 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। 40 किलोमीटर, बहुत अच्छा जबकि वो उदाहरण है। भैया मुझे जी अपने जी कंट्री का। जी 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 बिल्कुल। देखिए साउथ कोरिया बहुत छोटा सा देश है राजन जी, जी आपने उसको गहराई से देखा होगा। बहुत छोटा देश है, लेकिन सैमसंग वहां की कंपनी, हुंडई वहां की कंपनी, एलजी वहां की कंपनी। अर्थव्यवस्था में हम बात करें तो दुनिया के नक्शे के ऊपर दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम ग्लोबल जीडीपी की बात करें
ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बड़े बड़े देशों को टक्कर देने का काम साउथ कोरिया करता है। वो केवल जी अपने बिल्कुल। स्वदेशी की भावना की बदौलत करता है। भारत के अंदर कुछ जी और अच्छी चीजें हुई हैं, जैसा भाई राजन जी ने बताया 59 चाइनीज ऐप के ऊपर बैन लगा है। इसके साथ साथ हमारे जो हाईवे मिनिस्टर हैं, परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने अपने हाईवे प्रोजेक्ट्स में चाइनीज कंपनियों की एंट्री को बैन किया है। हीरो साइकिल का नाम आपने सुना होगा, हीरो होंडा ग्रुप जो पहले कंबाइन था, हीरो मोटरसाइकिल भी आती है, तो हीरो साइकिल ने अपना 900 करोड़ रुपए का जो उन्होंने चाइनीज कंपनियों को साइकिल के पार्ट्स का ठेका दिया था वो कैंसिल कर दिया। और राजन जी शायद आपने सुना होगा एटलस नाम की एक साइकिल आती थी, पिछले 20-30 सालों में किसी को साइकिल खरीदनी होती थी तो एटलस लेते थे, उसके जी कई बिल्कुल। कारखाने देश में काम करते थे। इस चाइनीज कंपनियों के कारण, क्योंकि चाइनीज कंपनियां ब्रेक से लेकर हैंडल से लेकर सीट कवर से लेकर सीट के स्प्रिंग से लेकर वो जो पहिए की ताड़ियों से लेकर पहिए के बियरिंग से लेकर ये चैन से लेकर सारी चीजें चाइना सप्लाई करने लगे, तो एटलस का आखिरी कारखाना भी पिछले हफ्ते बंद हो गया, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। ऐसे बहुत से उद्योग धंधे हैं जो चाइना ने खत्म कर दिए, पूरी तरह खत्म कर दिए। जेएसडब्ल्यू जिंदल ग्रुप ने 3000 करोड़ रुपए का चीन को झटका दिया है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि 3000 करोड़ का सामान हम चीन से इंपोर्ट करते थे, अब हम धीरे धीरे 2 सालों में इसको जीरो के ऊपर ले आएंगे। इसके साथ साथ कानपुर आगरा मेट्रो के लिए जो चाइनीज कंपनी को ठेका दिया हुआ था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। बीएसएनएल में जो 4G 5G का अपग्रेडेशन चल रहा था वो बीएसएनएल ने भी उसके लिए चाइनीज कंपनियों को बाहर किया है। रेलवे ने जो अपना कंट्रोल जो सिग्नल की यूनिट या रिमोट थर्मल कैमरे का टेंडर कैंसिल कर दिया है। महाराष्ट्र ने 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट कैंसिल किए हैं। तो ये सारे मुझे लगता है कि अच्छे संकेत हैं, और इसमें जब जन भागीदारी बनेगी, जब जनता का दबाव आएगा तो सरकार भी करने के लिए मजबूर होगी। तो भाई राजन जी का हम पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, भारत स्वाभिमान की ओर से, स्वदेशी के कार्यकर्ताओं की ओर से, देश से प्रेम करने वाले सारे लोगों की ओर से इनका हम अभिनंदन करते हैं और इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और ऐसे कोई छोटे से छोटे एग्जाम्पल हमें कहीं दूर दिखाई दे, कहीं किसी तहसील में किसी गांव में दिखाई दे, तो हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। तो भाई राजन जी अपनी इस मुहिम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, इसी प्रकार से लोगों को प्रेरणा देते रहें, और अपने देश में भाई राजन आर्य जी जैसे कोई एक व्यक्ति नहीं, दुकानदार भी जब कोई चाइनीज सामान खरीदे तो उसको इतना टोक भी देंगे कि भैया ये चाइनीज है, मजबूरी में अभी तो लेना पड़ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे मैं भी आगे चाइनीज सामान की जगह कोई इंडियन विकल्प उपलब्ध करवाऊंगा, और आप भी जब कोई इंडियन विकल्प मिले तो उसको आप खरीदें। तो ऐसा वोकल जब हम बनेंगे तो मुझे लगता है स्वदेशी का एक बड़ा आंदोलन पूरे देश व दुनिया में खड़ा होगा। तो भाई राजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजन जी।